हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन बायोलॉजी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और चैप्टर लेकर आया हूं जो कि है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 17, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहले हम अभी ब्रीदिंग को डिस्कस करेंगे कि ब्रीदिंग एक्चुअल में है क्या चीज़। ठीक है, तो देखिए ब्रीदिंग को इसके डेफिनेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रीदिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 यानी O2 फ्रॉम द एटमोसफेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। देखिए क्या है, इसको समझिए कि जो ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है एटमोसफेयर और सेल्स के बीच, मान लीजिए फ्रेंड्स आपका ये एटमॉस्फेयर है और ये आपकी बॉडी सेल है। एटमॉस्फेयर से आपने क्या किया, ऑक्सीजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस को आपने क्या किया, सेल तक पहुंचाया और सेल ने क्या किया, CO2 प्रोड्यूस किया और ये CO2 वापस फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंच गया। तो ये जो फ्रेंड्स एक्सचेंज होता है इसे ही कहते हैं ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग में जनरली आपको दो प्रोसेस देखने को मिलेंगे, एक तो इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। एक तो फ्रेंड्स आपको इसमें दो स्टेप देखने को मिलेंगे, पहला इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। देखिए इंस्पायरेशन के अंदर क्या है, इंस्पायरेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो बाहर एटमॉस्फेयर से आप ऑक्सीजन को जब आप बॉडी के अंदर लेते हैं तो इस प्रोसेस को इंस्पायरेशन बोलते हैं। और दूसरा, जब आप अपनी बॉडी के अंदर जो लंग्स के अंदर आपकी एयर है उस CO2 को आप अपनी बॉडी के अंदर बाहर रिलीज़ करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन के बीच मेन डिफरेंस क्या है, कि ब्रीदिंग क्या है और रिस्पायरेशन क्या है, इन दोनों के बीच हम लोग डिफरेंस समझेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं ब्रीदिंग। इट इज़ सिंपली एन इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर। ये देखिए क्या है, ये सिंपली क्या है, एक तरीके से आप एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और फाउल एयर को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें कि आपको किसी भी तरीके की ATP खर्च नहीं होती, किसी भी तरीके से केमिकल प्रोसेस नहीं होता, केमिकली यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। ये फूड को ऑक्सीडाइज करता है, इस तरीके से ये एक केमिकल प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पायरेशन एक आपका केमिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्या है, नो एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें क्या है, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसमें एनर्जी रिलीज होती है ATP की फॉर्म में। इट इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रीदिंग है फ्रेंड्स, ये सेल के बाहर ही सारा प्रोसेस होता है। आपने जनरली सांस को अंदर लिया है और बाहर किया, तो ये प्रोसेस क्या है, सेल तक, ये जो आपकी ब्रीदिंग की प्रोसेस सेल तक नहीं होती है तो सेल के बाहर होती है, इसलिए इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। जबकि आपका रिस्पायरेशन होता है ये एक इंट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन के बीच डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स और उसके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, कि जो कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से सांस लेते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म। देखिए सबसे पहले क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पॉन्जेस, सिलिंड्रेट्स और फ्लैटवर्म। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये लोअर ऑर्गेनिज्म है और इसमें क्या है, ये अंदर जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये एंटायर बॉडी सरफेस से होती है, यानी पूरे बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस के ऊपर इसके अंदर पोर्स देखने को मिलते हैं जिससे ये ऑक्सीजन को गेन करते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखिए फ्रेंड्स, जो स्किन से कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी स्किन से सांस लेते हैं, स्किन से रिस्पायरेशन करते हैं, वो है अर्थवर्म, फ्रॉग और इसमें लीच वगैरह को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड आता है ट्रेकियल सिस्टम, जिसमें ट्रेकिया देखने को मिलता है, वो आते हैं इंसेक्ट्स के ग्रुप में। जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो किससे सांस लेता है, वो ट्रेकिया से लेता है। ठीक है, और पाइसिस जो कि यानी फिश की ग्रुप है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो आर्थ्रोपोड्स हैं, ये दोनों क्या है, इसके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं रेस्पायरेशन के लिए। ठीक है, और फाइनली क्या है, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर आपको लंग्स देखने को मिलेंगे और ये लंग्स से ही रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं जनरली। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपको एक पेयर ऑफ नोस्ट्रिल देखने को मिलेगा। नोस्ट्रिल का मतलब होता है फ्रेंड्स नाक के बाहरी चैम्बर, जिससे नाक का जो बाहरी हिस्सा होता है दोनों तरफ, तो वो दोनों तरफ आपका मान लेता है ये जो पार्ट है ये वाला, इसे कहते हैं नेजल चैम्बर। ठीक है, नोस्ट्रिल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आता है इसमें फेरिंग्स,
नॉस्ट्रिल के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है फ्रेंड्स इसमें लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें, ठीक है। तो देखिए ये है लैरिंग्स, ये है साउंड बॉक्स। और लैरिंग्स के जस्ट ऊपर फ्रेंड्स इस तरीके से जो आपकी लैरिंग्स होती है, इस तरीके से फ्रेंड्स जो ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है, इस फ्लैप को बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करती है फ्रेंड्स, जो फूड ऊपर से आता है फूड को लैरिंग्स में जाने से बचाता है। एपिग्लोटिस एक तरीके से कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है जो कि लैरिंग्स के रीजन को कवर अप करके रखती है ताकि फूड के जो कोई भी पार्टिकल्स लैरिंग्स के अंदर ना जाए, ठीक है, साउंड बॉक्स के अंदर जाने से रोकती है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स, लैरिंग्स के बाद का जो हिस्सा आता है वो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। देखिए ब्रोंकाई क्या है, ये वाला जो पार्ट है लैरिंग्स के बाद, ये जो सिस्टम है ये ट्रेकिया है। और ट्रेकिया जो है यहाँ पे ब्रोंकाई पे जाके ओपन होता है। और ये ब्रोंकाई दो पार्ट में, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई होता है, इसमें ओपन होता है। और लेफ्ट और राइट में फ्रेंड्स ब्रोंकाई के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में ये जाके डिवाइड होता है। और फाइनली आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्रांचिंग है छोटी छोटी, इस तरीके से ब्रांचिंग के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स जो आपकी ब्रांचिंग देखने को मिलती है। और फाइनली ये एक छोटी सी पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको लास्ट में देखने को मिलती है एंड पोजीशन पे, इसे बोला जाता है एल्वियोलाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दैट फाइनली टर्मिनेट्स इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर पे जाके एंड होता है जिसे एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। अब आगे देखिए, इसमें एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले आता है नेजल चैम्बर, फिर आता है फेरिंग्स जिसे नेजोफेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स क्या फ्रेंड्स, नाक के अंदर जो ऊपर के पार्ट्स, जो ये वाला जो पार्ट फ्रेंड्स नाक का, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट नेजोफेरिंग्स कहलाता है। फिर लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स जिसे आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर में, ठीक है, इसे लैरिंग्स रीजन बोलते हैं, इसे साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। फिर आता है ट्रेकिया जो कि लंबी पाइप होती है, विंड पाइप, जो कि 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, आपको ध्यान रखना है। ट्रेकिया फिर एंड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रोंकाई पे। और ब्रोंकाई क्या है, अलग अलग इसमें डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। और इसके बाद क्या फ्रेंड्स, ब्रोंकाई फाइनली डिवाइड हो के फाइनली ये पहुंच जाता है ब्रोंक्यूल्स पे। और ये एंड होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर पे जिसे कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो आपका लंग्स होता है, लंग्स के नीचे आपको इस तरीके से एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है जिसे डायफ्राम बोला जाता है, ठीक है, डायफ्राम बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए एक बार फिर से इसको और समझ लीजिए अच्छे से। ये देखिए ये पार्ट है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम फ्रेंड्स। सबसे ऊपर ये अभी आपको बताया था जो कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है एपिग्लोटिस, ये क्या करती है फ्रेंड्स, जो फूड के पार्टिकल आते हैं ये इसको लैरिंग्स में जाने से बचाती है, ठीक है, लैरिंग्स में जाने से इसे प्रोटेक्ट करती है। और ताकि ये फूड के पार्टिकल्स लैरिंग्स में ना जाएँ इसलिए ये कार्टिलेजिनस फ्लैप इसमें दिया हुआ था। अब उसके बाद देखिए लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया है ये। और ट्रेकिया में फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना, ये सेमी सर्कुलर रिंग आपको देखने को मिलती है इस तरीके से, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, इसमें सेमी सर्कुलर रिंग आपको देखने को मिलती है। और ट्रेकिया के बाद यहाँ पे आता है ब्रोंकस। अब इसके बाद देखिए ये आगे चल के प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर फाइनली ये जाकर एल्वियोलाई पे एंड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये जो दोनों, ये जो लंग्स है, लंग्स के बाहर जो ये येलो कलर का जो स्पेस दिख रहा है फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं प्लूरल लीजन। और इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, इसे ल्यूरा फ्लूइड बोलते हैं, ल्यूरल फ्लूइड। और इस फ्लूइड का काम होता है फ्रेंड्स जो लंग्स को फ्रैक्शन लेस बनाना, ठीक है फ्रेंड्स, लंग्स में ताकि किसी भी तरीके की फ्रैक्शन ना हो, किसी भी तरीके की घर्षण ना हो, इस तरीके से इसको बचाने के लिए यहाँ पे ल्यूरल फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आता है ये एंड होता है ब्रोंक्यूल पे, ठीक है। ये आपका नीचे अभी आपको बताया था ये डायफ्राम होता है। और बीच में दोनों लंग्स के बीच में ये हार्ट होता है। हार्ट थोड़ा लेफ़्ट की साइड टिल्टेड होता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, झुका हुआ होता है, ठीक है। और ये आपका लंग्स का पोर्शन है, ये कट एंड ऑफ रिब्स, ये आप देख रहे हैं, ये पसली का पार्ट है। और ये ब्रोंकस, ये आपने देख ही लिया, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ था, होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे अब देखते हैं। और एक चीज़ फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि 2 लंग्स आर कवर्ड विद डबल लेयर्ड ल्यूरम हैविंग ल्यूरल फ्लूइड। देखिए फ्रेंड्स जो दोनों लंग्स हैं ये जो कवर्ड होते हैं,
एक डबल लेयर मेम्ब्रेन, यहाँ पे देख रहे हैं आपको, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये दोनों डबल लेयर मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होती है और उस लेयर को बोलते हैं ल्यूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ल्यूरल मेम्ब्रेन, इसका नाम है ल्यूरा, और इसके अंदर ल्यूरल फ्लूइड मौजूद होता है, अभी आपको बताया था, जो क्या करती है, रिड्यूस फ्रैक्शन ऑन लंग सरफेस, फ्रैक्शन को कम करता है लंग सरफेस के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो इंस्पायरेशन के अंदर जो आप रेस्पायरेशन करते हैं फ्रेंड्स, रेस्पायरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसको देख लेते हैं एक बार। तो रेस्पायरेशन के अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग का मतलब आपने सांस लिया, जिसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपने ऑक्सीजन सांस के थ्रू ली है, ये क्या होगा, डिफ्यूज़ होगा, किसके थ्रू, एल्वेलर मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि जो हम एयर लेते हैं वो फाइनली एल्वेलाई के अंदर पहुंचता है और एल्वेलाई के बाद ये एल्वेलर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, जिससे डिफ्यूज़न प्रोसेस से ये क्या होता है, उसको क्रॉस करता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, और ये क्रॉस करने के बाद जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा ये फ्रेंड्स, ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी में पहुंचने के बाद ये क्या होगा, अब इसका ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू। फिर क्या होगा, डिफ्यूज़न ऑफ O2 एंड CO2। अब जैसे ये ट्रांसपोर्ट होगा तो ब्लड जो है उसको ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ वो मूव होगा। और फाइनली क्या होगा फ्रेंड्स, जहाँ पे भी जिन सेल्स के पास जहाँ भी सेल्स मौजूद होंगे उनको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और सेल्स जो पहले से जो फंक्शन कर रहा होता है तो उससे जो प्रोड्यूस होगा CO2, उस CO2 को लेकर ये वापस क्या करेगा, आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा O2 और CO2 का ब्लड और टिश्यू के बीच। अब देखिए यूटिलाइजेशन होगा O2 और CO2 का सेल्स के थ्रू, और एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, फाइनली O2 का यूटिलाइजेशन हो जाएगा और एनर्जी रिलीज़ होगी। फिर उसके बाद CO2 का प्रोडक्शन होगा और जो CO2 फिर से क्या होगा, वापस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स, ये आपका फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच डिफरेंस। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, तो इसको अच्छे से समझिएगा। इंस्पायरेशन में क्या होगा, ड्रॉइंग एयर इनटू द लंग्स। क्या होगा इंस्पायरेशन में फ्रेंड्स, आपका जो एयर होगा, एटमॉस्फेरिक एयर होगा, वो लंग्स के अंदर आएगा, और एक्सपायरेशन में क्या होगा, ये आपका जो ऑलरेडी लंग्स में जो एयर मौजूद होगा वो बॉडी के बाहर जाएगा। ठीक है, दूसरी इसमें रिब केज मूव अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। इसमें देखिए क्या है, रिब केज। अब इसको समझिए फ्रेंड्स, पहले रिब केज क्या है इसको देखिए। ये जो पोर्शन है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पूरा इसे बोलते हैं रिब केज। और इसमें क्या है, जब आप सांस लेते हैं, एक बार आप सांस लेके देखिए, सांस लेने में क्या होता है, आपकी जो ये वाला पोर्शन है आगे की तरफ मूव करता है, और आगे की तरफ मूव करते के साथ साथ ऊपर भी मूव करता है। एक तो फॉरवर्ड मूव करता है एयर, एक इसके साथ साथ क्या है, फॉरवर्ड प्लस अपवर्ड मूवमेंट होती है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट इसमें देखने को मिलता है। और एक्सपायरेशन में क्या होगा, रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। इसमें क्या होगा, रिब केज आपका डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव होगा। ठीक है, देखिए इसमें रिब केज क्या होगा, डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव होगा। इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अकर। अब देखिए इसमें क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होता है इसको समझिए फ्रेंड्स। जो आपका रिब केज होता है, एक मिनट, ये जो फ्रेंड्स आपका ये वाला पार्ट है, ये जो रिब केज है, इसके अंदर कुछ तो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ मसल्स मौजूद होते हैं। जो मसल्स रिब केज के बाहर मौजूद होंगे इसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, और जो अंदर मौजूद होंगे उसे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो इसको समझिए ज़रा, देखिए ये आपका मान लीजिए एक्सटर्नल मसल्स है और ये इंटरनल मसल्स है। ठीक है, ये वाला फ्रेंड्स मान लेते हैं आपका इंटरनल मसल्स है। तो जैसे ही आपका एयर अंदर आता है तो एयर का प्रेशर इधर भी लगेगा। तो इस पोर्शन पे जैसे एयर का प्रेशर लगेगा फ्रेंड्स, तो ये वाला पार्ट जो है, ये बाहर का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। बाहर का पार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अंदर का पार्ट क्या है, रिलैक्स करेगा। तो इसी को आप देखिए इंस्पायरेशन में क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो बाहर का है ये क्या हो रहा है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है, और जबकि अंदर वाले पार्ट में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल रही है। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाया। देखिए इसमें क्या है,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अंदर का जो मसल्स होता है वो रिलैक्स होता है और बाहर का जो मसल्स होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसमें देखिए एक्सपायरेशन में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इसको समझिए ज़रा सा, देखिए ये आपका एक्सपायरेशन का प्रोसेस है और इसमें क्या है, देखिए ये वाले जो ऊपर का मसल्स और नीचे का मसल्स, जो अंदर का मसल्स है, इंटरनल मसल्स और एक्सटर्नल दोनों मसल्स। तो अंदर का जो मसल्स है फ्रेंड्स, जैसे ही एयर आपका बाहर जाएगा तो जो जिस पोजीशन में पहले आपका थोरेसिस चैम्बर था ये पूरा ये वापस आएगा। तो जैसे ही अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेगा तो क्या होगा, बाहर का जो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ होगा वो रिलैक्स कर जाएगा और अंदर जो जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिला था वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। यानी अंदर वाला मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बाहर वाला मसल्स क्या करेगा, रिलैक्स कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए क्या, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अकर। उसके बाद देखिए इसमें थर्ड पॉइंट समझते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिस कैविटी। ये तो ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, जब आप सांस लेंगे, जब आप एयर को अंदर लेंगे तो ये जो कैविटी है आपकी पूरी थोरेसिक कैविटी, इसके अंदर जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और जो वॉल्यूम बढ़ेगी फ्रेंड्स, एक चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि जब वॉल्यूम इसकी बढ़ेगी तो इसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर तो घटेगा ना, तो इसकी प्रेशर क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम इसकी थोरेसिक कैविटी की बढ़ जाएगी और इसकी वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम फ्लैटेंड। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डायफ्राम होगा फ्रेंड्स ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और ये फ्लैटेंड हो जाएगा। समझिए एक बार, देखिए यहाँ से जब आप सांस लेंगे, एक मिनट, जब आप फ्रेंड्स यहाँ सांस लेंगे आप, तो सांस लेने के बाद ये जो पार्ट है आपका, ये जो हिस्सा आप नीचे देख रहे हैं इसे डायफ्राम बोलते हैं। तो जब आप सांस लेंगे तो एयर का प्रेशर आपकी नीचे की तरफ भी देखने को मिलेगा। तो जैसे ही एयर का प्रेशर, मान लीजिए ये आपका डायफ्राम है और इसके ऊपर जैसे ही एयर का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा तो इस एयर के प्रेशर की वजह से ये जो है ये फ्लैटेंड हो जाएगा कुछ इस तरीके, एक मिनट। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये आपका फ्लैटेंड हो जाएगा। ठीक है, फ्लैटेंड हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है कि डायफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और फ्लैटेंड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, डायफ्राम ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया फ्रेंड्स, एक बार देख लेना आप। तो इसमें जो आपका डायफ्राम होगा रिलैक्स करेगा और इसमें ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, जो डोम शेप में जैसे था वैसे हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से जब ऑक्सीजन यहाँ से जैसे रिलीज़ होगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन रिलीज़ होने के बाद ये डायफ्राम वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँच जाएगा जैसे था। तो यानी ये जो आपका फ्लैटेंड था, फ्लैटेंड से वापस से क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो ये वापस से क्या होगा फ्रेंड्स, डोम शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी। ये हमने पढ़ लिया ऊपर, ये डबल हो गया फ्रेंड्स, इसको छोड़ते हैं। एयर प्रेशर इन द लंग्स इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो लंग्स के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, अब आप देखिए, अभी आपको मैंने बताया था कि जब आप यहाँ पे ऑक्सीजन इसके अंदर आएगी तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ से एयर नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ इसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही प्रेशर कम होगा ऑक्सीजन का, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें जब यहाँ पे इसकी वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होने के साथ साथ इसका प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ने के साथ ऑक्सीजन जो गैस है इसके अंदर से, CO2 गैस, इसको निकलने के लिए कहीं ना कहीं तो रास्ता चाहिए। तो ये क्या होगा, वापस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, एयर प्रेशर लंग्स की जो होगी हायर हो जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एयर लंग्स की प्रेशर हाई होगी तो लंग्स से क्या होगा, ये लंग्स से एटमॉस्फेयर के अंदर गैस का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एक बार फिर से इसको समझिए। यहाँ पे देखिए यही प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, अभी जो पीछे मैंने आपको समझाया था। जिस तरीके से आप ऑक्सीजन यहाँ पे अंदर लेंगे और लेने के साथ आपका डायफ्राम नीचे की तरफ जैसे प्रेशर पड़ेगा, ये डायफ्राम का फ्लैटेंड हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। और जैसे ही आपका ये गैस बाहर निकलेगी तो ये डायफ्राम वापस से डोम शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, डोम शेप में बदल जाएगा। और इसकी जो बाहर की जो मसल्स है, एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल्स, जब सांस आप अंदर लेंगे तो एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और इंटरनल कोस्टल मसल्स क्या है, कुछ इस तरीके से
ये रिलैक्स करेगी, ये वाली मसल्स इंटरनल है, ये रिलैक्स करेगी और ये वाली कॉन्टैक्ट करेगी बाहर की तरफ। तो ऐसा ही इसमें क्या होगा, इसमें बाहरी मसल्स रिलैक्स करेगी और अंदर की जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट अब इस देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो एवरेज ब्रीदिंग रेट होती है एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर, ये 12 से 16 बार होती है, यानी 12 to 16 टाइम्स। एक जो हेल्दी ह्यूमन फ्रेंड्स ये 12 से 16 बार 1 मिनट के अंदर सांस लेता है। और इसके लिए एक चीज़, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं स्पायरोमीटर, और इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं कि जो आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर यानी आपके लंग्स के अंदर कितना एयर अंदर जा रहा है कितना बाहर जा रहा है, इसकी वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है ये इसे कहते हैं स्पायरोमीटर। ठीक है, अब चलिए अब फ्रेंड्स अब देखते हैं कि लंग्स के अंदर जो एयर की कैपेसिटी होती है वो किस तरीके से होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाइडल वॉल्यूम को। टाइडल वॉल्यूम क्या है, देखिए फ्रेंड्स टाइडल वॉल्यूम कुछ नहीं, एक बार समझते हैं इसको। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है जब आप बैठे हैं या कुछ किसी भी तरीके से आप सो रहे हैं तो एक बार नॉर्मल तरीके से जब आप सांस लेते हैं, नॉर्मली सांस को आपको अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है, किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगाना है। तो इस तरीके की प्रोसेस को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जैसे देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, तो कितना एयर आपने इंस्पायर किया है और एक्सपायर किया है, अंदर लिया है या बाहर छोड़ा है एक नॉर्मल रेस्पायरेशन के दौरान, बिल्कुल नॉर्मली। तो ये कितना होता है, इसकी रेंज कितनी होती है, 500 ml होती है एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इसको समझिए। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इट इज़ अबाउट 2500 ml to 3000 ml। देखिए क्या है इसमें, समझिए एक बार कि जो आपने अभी टाइडल वॉल्यूम आपको बताया कि नॉर्मली आप अंदर सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसमें आपको किसी भी तरीके की फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या करना फ्रेंड्स कि कितना आप एडिशनल वॉल्यूम एक्स्ट्रा एयर आप ले रहे हैं। पहले क्या करना आपको, बिल्कुल आप देखिए जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे करिए। एक बार आप पूरी ताकत से आप सांस लीजिए, ले लिया, और सांस लेने के बाद इसको छोड़ना नहीं है। जितना सांस आपने अंदर लिया है उसके बाद और कोशिश करके सांस अंदर लीजिए। इसमें जितना भी सांस आपका अंदर आता है तो इसे कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या फ्रेंड्स, मैक्सिमम आप कितना सांस अंदर ले सकते हैं, 2500 ml to 3000 ml। ठीक है, यानी 2500 से 3000 ml तक आप ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रेंड्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी क्या है, आप देखिए जिस तरीके से आपने पूरी ताकत से सांस ली थी उसके बाद एडिशनल एयर कुछ और अंदर लिया था, अब इसमें क्या करना है, आपको पूरी ताकत से क्या करना है, सांस को बाहर छोड़ना है। छोड़ने के बाद और ताकत से कुछ एयर को आपको क्या करना है, एक्सपायर करना है। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होता है 1000 से 1100 ml। तो इसमें देखिए पढ़िए एक बार, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एक बार क्या करा आपने, फोर्सफुल्ली एक्सपायर कर दिया, सांस बाहर छोड़ा। उसके अलावा आप कितना एडिशनल एक्स्ट्रा में कितना एयर आप बाहर छोड़ सकते हैं, इसे कहते हैं फ्रेंड्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जल्दी कर, गेट बंद कर, बाहर जा। इसके बाद आता फ्रेंड्स रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम को समझिए, रेसिड्यू का मतलब होता है फ्रेंड्स रिमेन्स, बचा हुआ। तो क्या है देखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एक बार क्या आपने पूरी ताकत के साथ अपनी सांस को, सारी सांस को बाहर कर देना है। सांस को बाहर करने के बाद फ्रेंड्स जो भी एयर आपकी लंग्स के अंदर मौजूद है उस एयर को कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये कितना होता है, 1100 से 1200 ml। आप समझ सकते हैं आपके फ्रेंड्स, आप जितनी भी ताकत से ऑक्सीजन, जो भी एयर आपकी लंग्स के अंदर उसको बाहर करते हैं, उसके अलावा कुछ न कुछ एयर आपके लंग्स में बच ही जाता है, जो कि होता है 1100 से 1200 ml। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब इसमें क्या करना फ्रेंड्स, आपको नॉर्मली एक्सपायर करना है, नॉर्मली सांस को आपको बाहर छोड़ना है जैसे आप सांस लेते हैं नॉर्मल तरीके से। उसके बाद क्या है, कितना एयर आप अपनी नॉर्मल छोड़ने के बाद कितना एयर आप अपने अंदर ले सकते हैं, उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी सांस लेने की फुल कैपेसिटी। तो इसमें आता है टीवी यानी
टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो IC क्या होता है, TV प्लस IRV, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर। अब इसमें क्या है, नॉर्मल एक्सपायर किया था ना, अब इसमें क्या है, नॉर्मल इंस्पायर करना है। नॉर्मली जैसे आप सांस लेते हैं तो वैसे आपको अंदर सांस लेना है, उसके बाद पूरी ताकत से सांस को बाहर छोड़ना है। कितना सांस आप बाहर छोड़ सकते हैं उसे कहा जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें क्या आता है फ्रेंड्स, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। इसमें क्या फ्रेंड्स, आपको नॉर्मली सांस को बाहर छोड़ना है, इसके बाद आपके लंग्स के अंदर जितनी भी एयर मौजूद है नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, उसे कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या आता है फ्रेंड्स, रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिलाकर आपका बनता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स वाइटल कैपेसिटी। देखिए, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, यानी कितना एयर आप सांस में ले सकते हैं आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। पूरी ताकत के साथ आपको सारी अपनी अंदर की एयर को बाहर करना है, और उसके बाद आप कितना एयर अंदर ले सकते हैं उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये तो आप समझ ही गएंगे कि लंग्स की कितनी कैपेसिटी होती है एयर को स्टोर करने की। इसमें क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स, कि कितना एयर आपके लंग्स के अंदर अकोमोडेट है, स्टोर है एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। पूरी ताकत के साथ आप सांस को अंदर लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, तो उसमें कितना एयर आपके अंदर स्टोर हो सकता है, इसे कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। इसमें क्या आता है फ्रेंड्स, रिजर्व वॉल्यूम भी आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, टाइडल वॉल्यूम आता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। या आप कह सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को मिलाकर आपकी टोटल लंग्स कैपेसिटी बनती है, ठीक है। चलिए, ये तो फ्रेंड्स आपके लंग्स की कैपेसिटी हो गई कंप्लीट। अब बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, कि फ्रेंड्स गैस का जो एक्सचेंज होता है आपके एल्वेलाई, यानी लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होता है, एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच किस तरीके से ब्लड गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये जो एक्सचेंज होता है फ्रेंड्स, ये दो साइड से होता है, और ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, ये होता है फ्रेंड्स सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू। कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पे, डिफ्यूज़न के थ्रू, और ये दो साइड्स में होता है। पहला कहाँ पे होता है, देखिए पहला होता है एल्वेलाई टू ब्लड। बताया था कि जो आपकी एल्वेलाई है और ये ब्लड कैपिलरी है, यहाँ से आपके ब्लड का एक्सचेंज यानी डिफ्यूज़न जो होगा एल्वेलाई टू ब्लड कैपिलरीज होगा। फिर ब्लड से क्या होगा, टिश्यू तक पहुँच जाएगा, ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, ब्लड से टिश्यू तक पहुँचेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूज़न, कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो एयर के डिफ्यूज़न की रेट को क्या कर देता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपका आता है प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो प्रेशर, जहाँ पे भी प्रेशर ज़्यादा होगा और जहाँ कम होगा, तो ज़्यादा से वो कम की तरफ प्रेशर क्या होगा, मूव हो जाएगा। जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जिस तरीके से लंग्स के अंदर जब प्रेशर ज़्यादा हो गया था तो एयर क्या है, ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ रिलीज़ होना शुरू हो गया था। तो पहला तो फैक्टर जो है प्रेशर मैटर करता है, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, और तीसरा आता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कितना मोटा है, उसकी थिकनेस कितनी है, ये भी मैटर करता है, ये भी आपके डिफ्यूज़न के रेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने लगभग आधे से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पार्ट इस चैप्टर के हमने फिनिश कर लिए हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स अब आपके जो चैप्टर के अंदर किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, और फाइनली फिर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स रेस्पिरेशन से जो रिलेटेड डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।